हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज आप लोगों को बताऊंगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप सबको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 4 प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इस बार प्रोवाइड कराया जा रहा है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो 4 प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और इस बार जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है? ऑप्शंस फर्स्ट, लाल सागर, भूमध्य सागर, उसके बाद लाल सागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद बच्चों ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ये आपका सवाल है। तो सुएज नहर देखो बच्चों किसी किसे जोड़ते हैं, मैं आप लोगों के लिए डिटेल दूं। देखो ये जो है ये इस तरीके से आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, इसके एक तरफ क्या है एशिया, एक तरफ क्या है बच्चों लाल सागर, और यहां इसके ऊपर क्या है खाड़ी देश, और एक तरफ क्या है इसका भूमध्य सागर। एक तरफ लाल सागर और एक साइड क्या है भूमध्य सागर। इनके बीच जो ये है बच्चों, ये इनके बीच जो पॉइंट है, इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? तो क्या कहोगे सुएज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। अगर मैं सुएज नहर की बात करूं, देखो इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण वो कब हुआ था? 1869 में। इस पर जो अधिकार है, अधिकार इस पर अधिकार किसका? तो क्या कहोगे मिस्र का। और मिस्र में क्या कहोगे? देखो मिस्र में और क्या पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से गीजा के पिरामिड, पिरामिड कहां पढ़ते हैं? मिस्र में। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता, तो क्या कहोगे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है, तो क्या कहोगे लाल सागर और क्या भूमध्य सागर को। एक सवाल और कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के बीच महासागर को जोड़ने वाली संधि, तो क्या कहोगे जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे जिब्राल्टर संधि को। बहुत ध्यान से, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बिल्कुल 100 के 100% गारंटी, क्योंकि घूम फिर के फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे जिब्राल्टर संधि को।
उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर को क्या कहेंगे? अंध महासागर। आकृति कैसी है? एस के आकार की। आकृति क्या कहेंगे? एस आकार की। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्या कि सबसे गहरा महासागर, तो क्या कहोगे? प्रशांत महासागर। और इसकी सबसे गहरी खाई तो क्या कहोगे? मैरियाना गर्त। और सुंडा गर्त कहां पड़ती है? सुंडा गर्त, तो सुंडा गर्त याद रखेंगे हिंद महासागर। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस पहले सवाल से याद रखेंगे। सवाल क्या था बच्चों कि सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है? तो क्या कहोगे? लाल सागर और भूमध्य सागर को। फिर मैं बताया आपको कि इसका निर्माण सुएज नहर का कब हुआ था? विश्व की सबसे लंबी नहर है। अगर मैं नहर के बारे में बात करूं, नहर भारत की सबसे लंबी, तो क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। और विश्व की अगर मैं बात करूं, विश्व की सबसे लंबी, तो क्या कहोगे? सुएज नहर। और किसे किसे जोड़ती है? तो क्या कहोगे आप लोग? किसे किसे जोड़ती है? लाल सागर और क्या? भूमध्य सागर को। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सुमित्रानंदन पंत, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। थर्ड क्या होगा? के शिवरमन। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? उमाशंकर जोशी। फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? उमाशंकर जोशी। फोर्थ क्या हो जाएगा? उमाशंकर जोशी। देखो अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या कहोगे? साहित्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत, तो शुरुआत कब हुई थी? 1961। पहली बार मिला तो पहली बार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप कब मिला था? 1965। कौन से उपन्यास के लिए मिला था? अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें बिल्कुल जरूर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? नीलमणि फूफन को। ठीक, 56वां किसे मिला था? नीलमणि फूफन को। अगर उसके बाद अगर मैं कहा जाए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो बच्चों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब सन 2023, दामोदर
मोजी को। किसे मिला बच्चों? दामोदर मोजी को। इसे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था इन्हें, वो किसने दिया था? तो क्या कहोगे? गोवा के राज्यपाल। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था वो किसने दिया था? गोवा के राज्यपाल ने। जिनका नाम क्या था बच्चों? जिनका नाम क्या था? श्रीधरन पिल्लई। तो क्या कहोगे? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, किसने दिया था? श्रीधरन पिल्लई। ठीक, और कौन से उपन्यास के लिए मिला? और कुजलन। ठीक, उसके बाद सबसे अधिक सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा को मिले? तो क्या कहोगे? हिंदी। हिंदी को कितनी बार मिले बच्चों? 7 बार। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। बहुत प्यारा सा सवाल था कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन कैंडिडेट है? तो क्या कहोगे? जी शंकर कुरूप। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या कहोगे? साहित्य के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। पहली बार किसे मिला था? तो क्या कहोगे? जी शंकर कुरूप को मिला था। और कौन सी भाषा के लिए मिला था? भाषा मलयालम। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम। 56वां किसे मिला? तो क्या याद रखोगे? नीलमणि फूकन को। उसके बाद 57 मतलब सन 2023 का किसे मिला? तो क्या याद रखोगे? दामोदर मोजी को। पक्का पेपर में छपेगा। उसके बाद दिया था किसने इन्हें? तो क्या कहोगे? गोवा के राज्यपाल ने, जिनका नाम क्या था? श्रीधरन पिल्लई। और उपन्यास क्या था जिसके लिए इन्हें मिला है? तो क्या कहोगे? और कुजलन। और सर्वाधिक कौन सी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? हिंदी। हिंदी को कितनी बार मिला? 7 बार। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। विश्व में देखो, अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहां पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट रूस, ऑप्शन सेकंड चीन, ऑप्शन थर्ड ब्राजील, ऑप्शन फोर्थ चिली। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा बच्चों? चिली। चलो कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे सर्वाधिक कॉफी की, सर्वाधिक कॉफी की, तो ये कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? ब्राजील। ठीक, और ब्राजील में इन्हें क्या कहा जाता है? ब्राजील में इनके बागानों को क्या कहा जाता है? बागान को। तो क्या कहोगे? फेजेंडा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। कॉफी के बागान ब्राजील में क्या कहलाते हैं? तो क्या कहोगे? फेजेंडा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो ब्राजील की, ब्राजील की राजधानी, तो क्या कहोगे? रियो डी जनेरियो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सन 2016 के ओलंपिक। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों यो। सन 2016 के ओलंपिक। और सन 2023 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो याद रखियो, टोक्यो। टोक्यो मतलब जापान में। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली बार मॉन्टेरियल समझौता, ठीक, ये भी कहां हुआ था? ब्राजील। ठीक, रियो में। ठीक, कब हुआ था? 1992 में।
ठीक, कब हुआ था? 1992 में। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? याद रखोगे, पहली बार इसे क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल समझौता को पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन। ऐसे ऐसे सवाल है बच्चों जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम पे भी आएंगे। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखोगे 1992। अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखोगे 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कुछ और बातें मैं आप सबको बताऊं, देखो, सबसे अधिक गेहूं कहां होता है? चीन में। उसके बाद अगर मैं कहूं आपसे कि सबसे अधिक सोना कहां होता है, सबसे अधिक तांबा कहां होता है? चिली। सबसे अधिक मक्का कहां होती है? मक्का, तो क्या कहोगे? अमेरिका। अगर मैं कहूं सबसे अधिक बॉक्साइट कहां होती है? बॉक्साइट, तो याद रखोगे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखोगे? ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं कहूं दूध, तो सबसे अधिक दूध कहां होता है? तो क्या याद रखोगे? भारत। सबसे अधिक दूध कहां होता है? तो क्या याद रखोगे? भारत। उसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं कहूं, ठीक है, गेहूं कहां होगा? चीन। तांबा कहां होगा? चिली। मक्का कहां होगा आपका? ठीक है, और कॉफी कहां होगी बच्चों? ब्राजील। ठीक, अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं तो ये भी याद यानी कि लिखोगे आप लोग। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में सर्वाधिक कॉफी, पोस्टमास्टम कर दो बस सवाल का। भारत में सर्वाधिक कॉफी तो कहां पाई जाती है? कर्नाटक। और कॉफी अनुसंधान केंद्र केंद्र कहां पड़ता है? कुर्ग, कर्नाटक। ठीक, ये बात थी आपकी भारत से रिलेटेड। ठीक, तो सवाल क्या बना बच्चों? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? ब्राजील। और ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? फेजेंडा। उसके बाद ब्राजील की राजधानी क्या है? तो क्या कहोगे? रियो डी जेनेरियो। सन 2016 के ओलंपिक आपके रियो में हुए थे। और हाँ, एक बार अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक फीफा कप विश्व विजेता, सर्वाधिक फीफा मतलब फुटबॉल विश्व कप विजेता, तो तब भी क्या कहोगे? ब्राजील। तब भी क्या कहोगे? ब्राजील। कितनी बार बच्चों? 5 बार। अगर आपसे कहा जाए कि अभी एक फुटबॉल के महान फुटबॉलर का निधन हुआ है जिनका नाम क्या है? पेले। पेले कहां से बिलोंग करते हैं? तो तब भी क्या याद रखोगे? ब्राजील। नेमार कहां से बिलोंग करते हैं? नेमार, तो ये भी याद रखोगे? ब्राजील। नेमार कहां से बिलोंग करते हैं? ब्राजील। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आप सबके लिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सेकंड है संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में। तो ये बात आप लोग बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, क्या कहोगे? देखो यहां देखो बहुत ध्यान से, विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया जाता है बच्चों? कलिंग पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद संगीत के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार।
अब अगर मैं बात करूं सन 2023 का, तो सन 2023 का किसे मिला था? रिकी केज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सन 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कैंडिडेट कौन है? रिकी केज। और उसके बाद पहले भारतीय तो कौन थे? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? पुलितजर। पुलितजर। पुलितजर पुरस्कार। उसके बाद वास्तुकला के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? प्रीतिजर। प्रीतिजर। प्रीतिजर पुरस्कार। उसके बाद गणित के क्षेत्र में क्या कौन सा दिया जाता है? गणित। तो याद रखोगे बच्चों, एबल पुरस्कार। ठीक है। और इस बार सन 2023 का पुलितजर अवार्ड किसे मिला? पुलितजर। तो क्या कहोगे? चिपरफील्ड को। सन 2023 का किसे मिला? चिपरफील्ड को। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? संगीत के क्षेत्र में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था, एक बार और मैं रिपीट करूंगा। देखो, विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? तो क्या कहोगे? कलिंग पुरस्कार। और क्या कहोगे? भटनागर पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? तो क्या कहोगे आप? ग्रैमी पुरस्कार। सन 2023 का किसे मिला? रिकी केज को। इस बार अगर मैं बात करूं पहले भारतीय कौन थे, तो क्या कहोगे? पंडित रविशंकर। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? पुलितजर पुरस्कार। और सन 2023 का पुलितजर पुरस्कार किसे मिला? तो क्या कहोगे? चिपरफील्ड को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वास्तुकला के क्षेत्र में किसे दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्या कहोगे? प्रीतिजर पुरस्कार। और गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्या कहोगे? एबल पुरस्कार। और अगर उसके बाद में बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो बीसी रॉय बच्चों, बीसी रॉय। ठीक है, बीसी रॉय पुरस्कार। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एबल पुरस्कार किसे मिला और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि सीजीएल ने सन 2023 में पूछा है बच्चों कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्या कहोगे? चिकित्सा के क्षेत्र में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वेलिंगटन, ऑप्शन सेकंड न्यूयॉर्क, लंदन, ऑप्शन थर्ड टोक्यो, ऑप्शन फोर्थ ओटावा। ठीक, ये आपके लिए कंडीशंस है। क्या क्या देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों कनाडा की राजधानी, तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। देखो, नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? तो क्या कहोगे? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो क्या कहोगे? ओस्लो। उसके बाद अगर ये कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यूपी पुलिस में पूछी गई थी सन 2018 के पेपर में, तो क्या कहोगे? कैनबरा। अफ्रीका की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो क्या कहोगे आप? बताओ जरा। जोहान्सबर्ग। ठीक, उसके बाद जो पेपर में आएगी बच्चों, जो पेपर में आएगी वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। देखो, वेलिंगटन। वेलिंगटन किसकी राजधानी? ठीक है, वेलिंगटन। तो वेलिंगटन किसकी राजधानी? बहुत ध्यान से बच्चों, वेलिंगटन। तो क्या कहोगे? न्यूजीलैंड। क्या कहोगे? न्यूजीलैंड। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया।
तो क्या हो जाएगी वियना। और अगर मैं बात करूं सर्बिया, सर्बिया की राजधानी क्या हो चुकी है, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या हो चुकी है, बेलग्रेड। तुर्की की राजधानी क्या होगी, तुर्की। तो क्या कहोगे तुर्की की राजधानी, तो क्या कहोगे, अंकारा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की, देखो अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान, तो याद रखोगे अस्थामा। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की, तो याद रखोगे इंडोनेशिया की क्या होगी, बताओ जरा, जकार्ता। ठीक, अब ये हट जाएगी बच्चों, इसकी जगह क्या हो जाएगी, न्यू संतारा। ठीक, अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, तो क्या याद रखोगे, कीव। अगर मैं बात करूं रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को। अगर मैं बात करूं आपसे जापान के, जापान की राजधानी टोक्यो। अगर मैं बात करूं चीन की, बीजिंग। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। अगर मैं बात करूं आपसे, ये बिल्कुल बेसिक सी है, नेपाल की, तो क्या याद रखोगे, काठमांडू। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो क्या हो जाएगी, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे। अगर मैं बात करूं आपसे भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। अगर मैं बात करूं आपसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो रियाद। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक, तो यहां कनाडा की राजधानी क्या है, तो क्या कहोगे, ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और एक बात और आप इससे याद रखोगे, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश, कहां लिखो बच्चों, यहां लिख दो। सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला देश, तो कौन है, कनाडा। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। देखो कितने सवाल बने आपके लिए। तो कनाडा की राजधानी क्या है, तो क्या कहोगे, ओटावा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी बच्चों, अस्थमा। और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, जकार्ता। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। सऊदी अरब की क्या है, रियाद। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। अफ्रीका की जोहान्सबर्ग। वेलिंगटन की क्या है, वेलिंगटन किसकी राजधानी, तो क्या कहोगे, न्यूजीलैंड की। जापान की राजधानी टोक्यो। चीन की राजधानी बीजिंग। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, श्री जयवर्धने कोट्टे। इतनी बात इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। और सबसे लंबी समुद्री तटीय वाला देश कौन सा, तो क्या कहोगे, कनाडा। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या, कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है इसमें। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है आपकी लता मंगेशकर।
ऑप्शन सेकंड है हमारी, कौन है कैंडिडेट? एमएस सुब्बालक्ष्मी। एमएस सुब्बालक्ष्मी। थर्ड है पंडित रविशंकर। थर्ड है पंडित भीमसेन जोशी। इन सब में से बच्चों ये बताओ भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला कैंडिडेट कौन था इन चार में से बच्चों? बहुत ध्यान से देखो, जो लता मंगेशकर साहब थी इन्हें कब मिला था भारत रत्न? तो क्या याद रखोगे? 2001। इन्हें कब मिला एमएस सुब्बालक्ष्मी को? तो क्या कहोगे? 1998। उसके बाद इन्हें कब मिला है? तो क्या याद रखोगे? 1999। और इन्हें कब मिला है? तो क्या याद रखोगे? सन 2009। तो इन चारों में से भारत रत्न पाने वाली पहली कैंडिडेट कौन है? तो क्या कहोगे? एमएस सुब्बालक्ष्मी। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न की? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954। कब हुई थी बच्चों? 1954। इतनी बात भी आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। उसके बाद देखो मैं इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको अलग से बिल्कुल इसके लिए वीडियो प्रोवाइड होगी। तो चलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एमएस सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न पाने वाली पहली व्यक्ति कौन है? तो क्या कहोगे? इन चारों में से एमएस सुब्बालक्ष्मी। लता मंगेशकर को सन 2001, एमएस सुब्बालक्ष्मी को कब मिला? 1998। पंडित रविशंकर को कब मिला? 1999। और पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला? सन 2009। अगर आपसे कहा जाए पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? सितार। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? सितार। और सितार में कुल कितने तार हो? कुल तार तो क्या कहोगे? 6। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पंडित बिरजू महाराज, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कथक। किससे है बच्चों? कथक। अगर आपसे कहा जाए ठीक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? बांसुरी। ठीक, स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरागाह को पंपाज कहा जाता है। चरागाह का पंपाज कहा जाता है। ठीक, चरागाह, क्वेश्चन नंबर 7, चरागाह का पंपाज कहा जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ये 4 विकल्प आप सबके सामने है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखो। यहां देखो चरागाह का पंपाज किसे कहा जाता है? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में क्या पड़ता है? तो क्या कहोगे? पैम्पास। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ते हैं? तो क्या कहोगे? डाउन्स। ब्राजील में क्या पढ़ते हैं? तो क्या याद रखोगे बच्चों? कैंपास, घास के मैदान। उसके बाद साउथ अफ्रीका में कौन कौन से पढ़ते हैं? तो वेल्ड, और एक याद रखेंगे बच्चों, पंपास। क्या याद रखोगे? पंपास। उसके बाद पुस्ताज कहां पढ़ेंगे? पुस्ताज।
तो क्या कहोगे? हंगरी। पुछताछ कहाँ पड़ेगा? घास का मैदान, तो क्या याद रखोगे? हंगरी। अर्जेंटीना में क्या पड़ता है? पंपास। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है बच्चों? डाउन्स। उसके बाद ब्राजील में क्या पढ़ते हैं? कैंपास। और उसके बाद यहाँ देखो साउथ अफ्रीका में क्या पढ़ेंगे? वेल्ड। और क्या कहोगे? पंपास। और पुछताछ कहाँ पड़ेगा? हंगरी। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। और एक हाँ और रह गया बच्चों, स्टेपी। स्टेपी घास के मैदान, तो क्या कहोगे? यूरेशिया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? बहुत प्यारा सा सवाल। देखो, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो याद रखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देविका रानी। ऑप्शन सेकंड है इसका कानन देवी। थर्ड है लता मंगेशकर। और फोर्थ है बच्चों वहीदा रहमान। फोर्थ क्या है? वहीदा रहमान। तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों मैं आप सबको जो बताऊंगा बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1969। शुरुआत कब हुई थी? याद रखोगे 1969। पहली बार किसे मिला था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? पहली बार। तो पहली बार किसे मिला था? देविका रानी को ही। देविका रानी। ठीक, देविका रानी को कब मिला था? 1969 में। कब मिला था? 1969 में। ठीक, राशि कितनी मिलती है इसके तहत? तो क्या कहेंगे बच्चों? राशि कितनी मिलती है? 10 लाख रुपए। क्षेत्र क्या है इसका दादा साहिब फाल्के पुरस्कार? तो क्या कहोगे? सिनेमा। ठीक, कौन सी जयंती पर मिला था इनकी? तो क्या कहोगे? 100वीं जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की, दादा साहिब फाल्के जी की, ठीक है, कौन सी जयंती पर शुरुआत हुई थी? तो क्या कहोगे? 100वीं जयंती पर। ठीक है, उसके बाद लता मंगेशकर को कब मिला था? लता मंगेशकर 1989। कब मिला था? 1989। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2022 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, तो क्या कहोगे? आशा पारीख। सन 2023 का तो किसे मिला था? सन 2023 का वहीदा रहमान। किसे मिला बच्चों? वहीदा रहमान। इतनी बात आप इस दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से याद रखेंगे। एक और सवाल बच्चों, भारत की पहली मूक फिल्म, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म, तो ये कौन सी थी बच्चों? 1913 में बनाई थी। और 1913 में जो बनाई थी बच्चों, कैंडिडेट कौन था? तो ये बताओ मुझे जरा। 1913 में बनाई थी, कौन थे? दादा साहेब फाल्के। ये पहली फिल्म है और इसका निर्देशन किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने। और अगर मैं बात करूं देखो, भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा। ठीक, ये कब बनी थी बच्चों? 1931। 13 का उल्टा 31। और इसका प्रोड्यूसर किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र ने, सत्यजीत रे। भारत की पहली मूक फिल्म हरिश्चंद्र।
और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? आलमारा। तो इसका निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से याद रखेंगे। 1969 में स्टार्टिंग हुई थी, 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। पहली बार किसे मिला था? तो याद रखोगे, देविका रानी को मिला था। लता मंगेशकर को कब मिला था? 1989 में मिला था। उसके बाद सन 2022 का किसे मिला था? आशा पारिक को मिला था। सन 2023 का किसे मिला है? तो क्या कहोगे? वहीदा रहमान को मिला है। कुछ और बातें मैं लिखी है कि भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म, तो क्या कहोगे? राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म क्या है? तो क्या कहोगे? आलमारा। इसका निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे ने। ये फिल्म बनकर के कब तैयार हुई थी? 1931 में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे लंबी, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देखो कौन सी होगी, बहुत ध्यान से। एंडीज, आल्पस, हिमालय। ठीक है, एंडीज है, आल्पस है, हिमालय, और क्या कहोगे? रॉकी। रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलो अब मैं सारी की सारी आप सबको बताऊंगा कि कौन सी कहाँ की है, कौन सी कहाँ की नहीं है। तो मैं अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं आपसे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो क्या याद रखोगे? रॉकी। क्या याद रखोगे? रॉकी। अगर मैं बात करूं आपसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की, तो क्या कहोगे बच्चों? एंडीज। ठीक, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका की कौन सी? तो क्या याद रखोगे बच्चों? बहुत ध्यान से, रॉकी। ठीक है, यूरोप की आल्पस, अफ्रीका की एटलस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये लंबी चल रही है बच्चों, लंबी। अगर मैं बात करूं एशिया की, सॉरी, एशिया की, तो एशिया की कौन सी है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? माउंट एवरेस्ट, हिमालयन, हिमालय। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? एंडीज। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? रॉकी। यूरोप की कौन सी है? आल्पस। अफ्रीका की कौन सी है? एटलस। और अगर आपसे कहा जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है बच्चों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर आपसे कहा जाए ऊंची बच्चों, ऊंची, अगर मैं ऊंची की बात करूं, ऊंची की, तो देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी, तो क्या कहोगे? माउंट मकिल्ले। क्या याद रखोगे? माउंट मकिल्ले। उत्तरी अमेरिका की रॉकी है, ये तो लंबी होगी बच्चों। ऊंची कौन सी हो जाएगी? एंडीज की। देखो एंडीज की क्या हो जाएगी? एकांकागुआ। ध्यान दो जरा, एंडीज की क्या हो जाएगी बच्चों? ऊंची। ये ऊंची, ये लंबी है, तो ये क्या है? ऊंची। तो एकांकागुआ। यहां से एक सवाल बनता ही बनता है। यहां देखो क्या हो जाएगी? रॉकी पर्वत श्रृंखला की, ये सबसे लंबी, उसकी सबसे ऊंची चोटी, तो क्या कहोगे? माउंट मकिल्ले। उसके बाद अगर मैं आल्पस की बात करूं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो क्या याद रखोगे? एल्ब्रूज। ठीक है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बहुत ही बढ़िया सवाल है। एटलस की, तो क्या याद रखोगे? एटलस की किलिमंजारो। अगर मैं बात करूं हिमालय की, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंची चोटी तो क्या कहोगे? कोयुस्को। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो याद रखोगे एंडीज। ठीक है, उसके बाद मैं बताया बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, बताया आपको दक्षिण अमेरिका की लंबी श्रृंखला, ये लंबी ये ऊंची। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की लंबी कौन सी है? एंडीज बच्चों। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की क्या है? तो क्या कहोगे? रॉकी। यूरोप की क्या है? तो क्या कहोगे? आल्प्स। उसके बाद अफ्रीका की क्या है? तो क्या याद रखोगे? एटलस। उसके बाद एशिया की कौन सी है? तो याद रखोगे हिमालय। और उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो क्या कहोगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और फिर ऊंची इन्हीं के अंदर बच्चों, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो क्या कहोगे? एकांकागुआ। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी तो क्या कहोगे? माउंट मकिनले। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी तो क्या कहोगे? एल्ब्रुज। एटलस की सबसे ऊंची चोटी तो क्या कहोगे? किलिमंजारो। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट। और रॉकी जो है यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो क्या याद रखोगे? क्यूएसको। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से, ऑप्शन फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन फर्स्ट कौन है? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन थर्ड है बच्चों एम जी रामचंद्र। रामचंद्रन और केवी कामत। केवी कामत, इतनी बात इससे आप याद रखोगे। चलो बच्चों, अब देखो यहां से क्या क्या बात याद रखेंगे, यहां से क्या क्या याद रखेंगे। देखो बहुत बढ़िया सवाल। देखो, हमें दो के बारे में याद रखना, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखेंगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बी आर अम्बेडकर और एक क्या कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री। बी आर अम्बेडकर जी को कब मिला था? 1990 में। और लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? तो क्या कहोगे? 1966 में। इन्हें कब मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को? 1966 में। ठीक, तो अगर मैं बात करूं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो क्या कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री। अगर मैं बात करूं पहले विदेशी की जिन्हें भारत रत्न मिला, पहले विदेशी, तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी पार्टी का नाम, इन्हें क्या कहा जाता है? इनका उपनाम, तो उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, मतलब गांधी जी के समान। उसके बाद इनकी पार्टी का नाम, पार्टी, तो पार्टी क्या है? लाल कुर्ती। और लाल कुर्ती का दूसरा नाम क्या है? खुदाई खिदमतकार। खुदाई खिदमतगार। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो पहले विदेशी तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार
खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा सा सवाल है। तो क्या कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? 1966 में मिला था। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था बताओ जरा? तो क्या कहोगे? जय जवान जय किसान। फिर इसमें विज्ञान शब्द किसने जोड़ा था? मतलब जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था बताओ जरा? तो क्या कहोगे आप लोग? अटल बिहारी वाजपेयी। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है एनी बेसेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों यहां बहुत ध्यान से, एनी बेसेंट को जो मिला था, एनी बेसेंट को मिला था 1980। इन्हें कब मिला था? 1987। इन्हें कब मिला था? 1990। और इन्हें कब मिल गया था? 1954 में पहली बार। ठीक। तो अब देखो ये भारतीय तो है नहीं, ये भारतीय हैं बच्चों। उन्होंने कहा पहले विदेशी। और 1980 में जब इन्हें भारत रत्न मिला तो इन्होंने भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। तो इस कारण भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर मैं बात करूं इनकी उपाधि की, सीमांत गांधी। और ये कौन से दल के नेता थे? दल खुदाई खिदमतगार। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12। मसाई जनजाति का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा पिग्मी। पिग्मी। उसके बाद चौथा हो जाएगा बच्चों पिग्मी अंडमान निकोबार, कांगो। और क्या कहोगे? अंडमान निकोबार। बहुत ध्यान से देखो, कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बच्चों? बुशमैन। ठीक। तंजानिया में कौन सी पाई जाती है? तो क्या याद रखोगे? मसाई।
कांगो में कौन सी पाई जाती है, तो क्या कहोगे, पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, डायरेक्ट पूछा जाता है तो क्या कहोगे आप लोग, कांगो। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या पाई जाती है, तो क्या कहोगे आप लोग, जारवा। क्या क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो क्या कहोगे बच्चों, जारवा। और दूसरी कौन सी पाई जाती है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, स्टेनली और सोम्पेन। जारवा, स्टेनली, सोम्पेन। अगर आपसे मैं बात करूं सबसे छोटे कद की जनजाति, तो सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी, तो क्या कहोगे, पिग्मी। कद की जनजाति। ठीक। अगर आपसे मैं बात करूं रेड इंडियन, अमेरिका, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो क्या कहोगे, बुशमैन। तंजानिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो क्या कहोगे, मसाई। कांगो में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो क्या कहोगे, पिग्मी। और पिग्मी को क्या कहा जाता है, सबसे छोटे कद की जनजाति। और अंडमान निकोबार में 3 जनजाति, जारवा, स्टैनली और क्या कहोगे, सोम्पेन। स्क्रीन शॉट लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या कहोगे बच्चों, तंजानिया। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो बच्चों, नाटो का तीसवा तीसवा सदस्य देश कौन बना। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपकी, बहुत जल्दी जल्दी आप सबको, यानी कि कम से कम ये मान करके चलो एग्जाम तक बहुत ही बेहतरीन सवाल होगी, बहुत ही बेहतरीन सवाल, यानी कि सारे के सारे सीरीज से आप लोगों के कंप्लीट होंगे। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप निगलेक्ट ना करें, इन्हें कॉपी में लिखें और बार बार इनका रिवाइज करते रहें। देखो क्वेश्चन 20 रहेंगे, लेकिन उनके अंदर देखो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ जो सवाल है, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा देश बना, तो ऑप्शन फर्स्ट है मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। फिनलैंड। ठीक, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं देखो मोंटेनिग्रो की, तो ये नाटो का था कौन सा सदस्य, 29वां सदस्य है। ये कौन सा सदस्य था, ये कौन सा सदस्य है, तो क्या कहोगे, 30वां सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैसेडोनिया। और 31वां सदस्य कौन सा है, तो क्या कहोगे, फिनलैंड। ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाटो का 31वां देश कौन सा, तो क्या कहोगे, फिनलैंड। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश। इसे क्या कहा जाता है, झीलों का देश। तो चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसिडोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसिडोनिया। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा बना, तो क्या कहोगे, मैसिडोनिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट है गणित,
साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा। क्या कहोगे? चिकित्सा। तो भारत के लिए प्रथम, बच्चों देखो, भारत के लिए प्रथम, देखो बहुत ध्यान से, भारत के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला था? पहले तो याद रखोगे 1913 में। किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कैंडिडेट कौन थे? तो क्या कहोगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इन्हें? 1913 में। किसके लिए मिला था? तो क्या कहोगे? गीतांजलि। किसके लिए मिला था? गीतांजलि। और शीर्षक क्या था? ठीक है, तो क्या कहोगे? आनंद मठ। ठीक, तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो क्या कहोगे? साहित्य। कौन से क्षेत्र के लिए? साहित्य। और किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर मैं विज्ञान की बात करूं, विज्ञान की, तो विज्ञान में पहली बार भारत के लिए तो क्या कहोगे? सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे भौतिकी में पहली बार, तो किसे मिला था? रोंजटैन। भौतिकी में पहली बार किसे मिला था? रोंजटैन, एक्स किरणों के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं चिकित्सा का पहला, तो किसे मिला था? तो याद रखोगे एडवर्ड जेनर। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। एडवर्ड जेनर को किसके लिए मिला था? तो याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चेचक के टीके के लिए। किसके लिए मिला था? चेचक के टीके के लिए, 1901 में ही। ठीक है, चेचक के टीके की खोज। कब मिला था? 1901। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, ये भी अगर याद रखेंगे तो क्या कहोगे? 1901। क्षेत्र कितने हैं? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो क्या कहोगे? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो क्या कहोगे? साहित्य। पुस्तक कौन सी? तो याद रखोगे गीतांजलि। कब मिला था? 1913 में। किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कौन लेकर के आए थे? तो क्या कहोगे? सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए। और भौतिकी में पहला, वर्ल्ड का पहला, तो किसे मिला था? रोंजटैन। और किन के लिए मिला था? एक्स किरणों के लिए। और चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एडवर्ड जेनर को। और किसके लिए मिला था? चेचक के टीके की खोज के लिए। कब मिला था? 1901 में ही। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? सुगर बाउल। ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शंस, फर्स्ट फिनलैंड, ऑप्शन सेकंड पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड फिनलैंड, पाकिस्तान, क्यूबा। फिनलैंड, पाकिस्तान, क्यूबा। उसके बाद अगर मैं बात करूं म्यांमार। ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके। क्या कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे आप? पहले यहां मैं बताऊं, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश बच्चों।
किसका देश? नेहरू का देश। इंक कम हो गई है बच्चों, मार्कर में 1 मिनट। नेहरू का देश। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और म्यांमार को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा। ये चारों सवाल आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? क्यूबा। झीलों का देश किसे कहोगे? तो फिनलैंड को कहोगे। और नहरों का देश किसे कहोगे? पाकिस्तान को कहोगे। चीनी का कटोरा किसे कहोगे? क्यूबा को कहोगे। और ब्लैक पगोडा किसे कहोगे? म्यांमार को कहोगे। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ी परमाणु घटना है। ऑप्शंस फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकंड जापान, ऑप्शन थर्ड यूक्रेन, ऑप्शन फोर्थ आपका ब्रिटेन। ठीक, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। चेरनोबिल चेरनोबिल चेरनोबिल, ठीक है। परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो क्या याद रखोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, देखो भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, भारत के गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984, कहां? भोपाल में। कौन सी गैस निकली थी? MIC। MIC का मतलब क्या कहोगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमाणु घटना कहां हुई थी? तो क्या कहोगे आप लोग? यूक्रेन में, जिसे क्या कहा जाता है? चेरनोबिल। चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र है वो कहां पड़ता है? यूक्रेन में। अगर मैं बात करूं कब हुई थी? 1906। 1906 में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति कौन है? तो क्या कहोगे? जेलेंस्की। इसका जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, किसके साथ चल रहा है? तो क्या कहोगे? रूस। और यहां से भारतीयों को हमने किस ऑपरेशन के तहत बचाया? भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत? तो क्या कहोगे? ऑपरेशन गंगा। कौन से ऑपरेशन के तहत? तो क्या कहोगे? ऑपरेशन गंगा के तहत। अगर मैं बात करूं, देखो जापान पे, अमेरिका ने जापान पे 2 बार परमाणु बम गिराए थे। ठीक, कब कब? एक तो 9 दिसंबर 1940, एक तो क्या याद रखोगे? 6 अगस्त 1945, और एक 9 अगस्त 1945। जो 6 अगस्त 1945 को बम गिरा था वो किस पर गिरा था? हिरोशिमा। और जो 9 अगस्त 1945 में बम गिरा था वो किस पर गिरा था? नागासाकी। ये क्या कहलाया था? लिटिल बॉय। और ये क्या कहलाया था? फैट मैन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984।
84 में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमाणु घटना कौन सी? चेरनोबिल। कहाँ पड़ता है आप लोगों का? यूक्रेन में। ठीक है, कब घटना हुई थी? 1906 में। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो क्या कहोगे? जेलेंस्की। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी क्या है? ये भी याद रखोगे बच्चों, कीव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है संचार सेवा, क्वेश्चन नंबर 17। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। फोर्थ कोई नहीं। फोर्थ क्या कहोगे? कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे? कृषि। दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगी? तो क्या कहोगे आप लोग? बहुत ही ध्यान से, औद्योगिक। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगी? तो क्या कहोगे? सेवा। ठीक है, चाहे वो इंटरनेट सेवा हो, चाहे संचार सेवा हो, चाहे मेडिकल सेवा हो। तो उसने यही सवाल पूछा है कि संचार सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो पहले तो ये बताओ टोटल कितने प्रकार के क्षेत्र है? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो जो संचार सेवा आएगी वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? तो क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रेल बजट आम बजट से किस समिति के तहत मिलाया गया? मिलाया गया। ऑप्शन फर्स्ट, टिकवर्थ समिति। उसके बाद विवेक देवरॉय समिति। भूरेलाल समिति। रंगराजन समिति। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चों, यहां देखो बहुत ध्यान से, एकवर्थ समिति के तहत क्या हुआ था? तो क्या कहोगे? रेल बजट आम बजट से अलग हुआ। उसके बाद सन 2009 में, सन 2019 में, सन 2019 में रेल बजट प्लस आम बजट एक साथ हुआ। और भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मोटर वाहन। और बच्चों, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? भुगतान। देखो, इसके लिए तो मैं समितियों के ऊपर बहुत अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी समय की वो के लिए यहाँ क्या कहा? रेल बजट आम बजट से किस समिति के तहत मिलाया गया? तो कौन सी समिति के तहत मिला? तो क्या कहोगे? विवेक देवरॉय समिति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए पहली रेल मंत्री,
ममता बनर्जी, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखो अगर मैं बात करूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी, ऑप्शंस फर्स्ट, कहां पड़ती है? उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये चार विकल्प आपके सामने। भारत की पहली स्मार्ट सिटी, तो अगर मैं बात करूं, देखो पहली स्मार्ट सिटी जो थी बच्चों, तो वो कौन सी थी? भुवनेश्वर। कहां पड़ती है? तो याद रखोगे उड़ीसा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो 100वीं स्मार्ट सिटी, 100वीं स्मार्ट सिटी, तो कहां कौन सी है? तो क्या याद रखोगे? शिलोंग। कहां पड़ती है? मेघालय। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी, और उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, सबसे स्वच्छ सिटी, तो कौन सी है? उज्जैन। कौन सी है बच्चों? उज्जैन। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। कौन सा सवाल था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 था ये। चलो आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? कहां है? ऑप्शंस फर्स्ट, एमपी, ऑप्शन सेकंड है, एक मिनट बच्चों जरा मैं मार्कर ले लूं, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। ठीक, तो याद रखोगे बिल्कुल बहुत ध्यान से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कौन सा पड़ेगा? कान्हा। और क्या पड़ेगा बच्चों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कान्हा पड़ेगा, और क्या पड़ेगा? पन्ना। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में कौन सा पड़ेगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। उसके बाद कर्नाटक में कौन सा पड़ेगा? बांदीपुर। और गुजरात में कौन सा पड़ेगा बच्चों? गिर। इसके ऊपर तो मैंने बिल्कुल अलग से ही वीडियो बना रखी, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है बच्चों। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? तो याद रखोगे कहां? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। अगर आपसे कहा जाए कि जंगली गधे कहां रखे जाते हैं, जंगली गधे, तो क्या कहोगे? गुजरात। बब्बर शेर कहां रखे जाते हैं? गिर, गुजरात। आपसे कहा जाए गधे, तो कहां रखे जाएंगे? लद्दाख। आपसे कहा एक सींग वाला गेंडा,
वाला गेंडा तो कहाँ रखा जाता है? काजीरंगा, असम। कहाँ रखा जाएगा? काजीरंगा, असम। ठीक। अगर आपसे कहा सबसे पुराना, तो याद रखोगे बच्चों हैली, उत्तराखंड। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान? साउथ बटन। अगर आपसे कहा जाए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखोगे कीबुल लामजाओ। ठीक बच्चों। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? तो याद रखोगे कर्नाटक। कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। देखो विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें। ठीक। देखो विद्यार्थियों, ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवाल। और मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे ये सवाल आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। और क्योंकि ये जो सारे के सारे सवाल मैं आप सबके लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये आए थे और आने वाले समय में भी आते रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। अगर ये कंटेंट, ये मेरी मेहनत और अगर चैनल का योगदान आप सबको पसंद आ रहा हो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।